तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पलसानिया आप सभी लोगों का वेट इनोवेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करते हैं। पशु परिचर वाला जो अपन कोर्स ले रहे हैं उसमें अपन ने स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करते हैं, स्वच्छ दूध क्या होता है, ठीक है, और दूध किसको कहते हैं, ये सारी अपन ने खास चीज़ें देखी थी। उनका क्या नुकसान है, क्या उनकी हानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज अपन पढ़ेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है। वैसे ये टॉपिक कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो आप अगर नॉर्मली जो गाय भैंस जो आदमी रखता है अगर वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मली रूटीन के अंदर जो चीज़ें काम में ली जाती हैं डेली, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो भी खास है एग्ज़ाम में आएगी उसको मैं इम्पोर्टेंट करके लिखवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की। देखिए कौन सा दोस्तों, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन। अब स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करें तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, इसको सी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इसमें अपन ने देख लिया था स्वच्छ दूध किसको कहते हैं, ठीक है, वो अपन पुरानी क्लास में देख चुके थे। अब देखिए स्वच्छ दूध उत्पादन के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, एडवांटेज। तो फायदे क्या क्या हैं भाई, फायदे बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, एकदम घरेलू टॉपिक है। देखिए अगर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर अपन फ़ायदों की बात करें तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन अगर अपने को मिलेगा, साफ़ दूध अगर अपने को मिलेगा तो संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर दूध की क्या होगी, भरपूर दूध का क्या होगा, उत्पादन होगा। एक अच्छे उत्पादक के रूप में उसकी पहचान बनेगी, यानी जो दूध उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, चाहे वो किसान हो सकता है, चाहे डेयरी फार्मर हो सकता है, चाहे बड़ी डेयरी फार्मर वाला भी हो सकता है, उसकी अच्छी पहचान होगी। उपभोक्ता का स्वास्थ्य सुधरेगा उससे। अगर अपन स्वच्छ दूध किसी को अगर अपन प्रोवाइड कराएंगे या उसको देंगे तो उपभोक्ता का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुधरेगा। एक अगर अच्छा दूध अपने को मिल रहा है, साफ़ सुथरा क्लीन मिल्क अगर अपने को मिल रहा है तो उसको प्रोसेसिंग करके यानी प्रसंस्करण करके उससे अच्छे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जैसे दूध के अन्य उत्पाद क्या, मिठाई जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, कलाकंद, रबड़ी, आइसक्रीम, ये सारे दूध के उत्पाद हैं, ठीक है। और या छाछ, लस्सी, घी, ठीक है, और पनीर, तो ये सारे के खोया, ये सारे किसके उत्पाद हैं, दूध के उत्पाद हैं। तो जब अगर अपने को स्वच्छ दूध मिलेगा ही नहीं तो ये सारे उत्पाद अपने को कैसे अच्छे मिलेंगे। इसलिए स्वच्छ उत्पादन, दूध उत्पादन के ये फायदे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, संपूर्ण प्राकृतिक, संपूर्ण प्राकृतिक गुणों से भरपूर पौष्टिक, पौष्टिक आहार। अगर दूध साफ है तो, ठीक है। प्राकृतिक गुण कैसे, प्राकृतिक चीज़ ये कैसे हुई, कृत्रिम कैसे हुई। हालांकि आर्टिफिशियल पाउडर का भी बनाते हैं, कृत्रिम भी। प्राकृतिक कैसे हुई, सीधी अपने को जीव से प्राप्त हुई है। अगर उसको अच्छी चीज़ें खिलाएंगे अपन, प्राकृतिक चीज़ें खिलाएंगे तो ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं वो पूरा का पूरा अपने को मिलेगा दूध। इसलिए प्राकृतिक हो गया क्योंकि जानवर से प्राप्त हो रही है, ठीक है। कृत्रिम तो मतलब जो लैब के अंदर बनाई जाती हो, प्रयोगशाला में जो बनाती हो, जैसे टीकाकरण है वो लैब्स के अंदर बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो वो कृत्रिम हो गया, ठीक है। अब इसके दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें एडवांटेज के अंदर, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दुग्ध, दुग्ध उत्पादक की अच्छे उत्पादक, उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के रूप में पहचान,
ठीक है, अच्छे उत्पादक के रूप में पहचान। अब देखिए अगर अपन और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्योंकि अगर साफ दूध मिलेगा तो जो दूध बना रहा है, यानी किसान बनाएगा या डेयरी फार्मर बनाएगा, तो उसकी एक अच्छे दुग्ध उत्पादक के रूप में भी क्या होगी, पहचान होगी, अगर ये साफ दूध दे रहा है तो पशु। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन, उत्पादक ने जब दूध बना लिया तो वो फाइनली किसके पास जाता है, उपभोक्ता के पास जाता है, कंज्यूमर जो उसको कंजप्शन करता है या पीता है उसको, तो उससे उसके स्वास्थ्य में क्या आएगा, बढ़ोतरी होगी। यानी आपका जो तीसरा है वो उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा। और देखिए प्राकृतिक गुणों से भरपूर आ गया, उत्पादक की बात कर ली, इसकी बात कर ली। अगर अपन और बात करें तो अगर स्वच्छ दूध है अपने पास तो उसका भंडारण अच्छे से किया जा सकता है, यानी उसको लंबे समय तक अपन संरक्षित रख सकते हैं, चाहे 2 दिन बाद अपन काम में ले। ठीक है, तो 1-2 दिन तक उसको काम में ले सकते हैं, वरना दूध आप अगर खुला छोड़ दो, क्योंकि दूध जीवाणु का सबसे बढ़िया स्रोत है, जीवाणु तुरंत वहाँ पनप जाएंगे, फट जाता है दूध ऑटोमेटिक। क्यों फट जाता है, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है वो जीवाणु का सबसे बढ़िया मीडिया है, यानी वहाँ पर उनको ग्रोथ करने में या वृद्धि करने के लिए बढ़िया मीडिया प्रोवाइड होता है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो अगर स्वच्छ दूध उत्पादन है तो उससे क्या होगा, दुग्ध भंडारण में आसानी। अगर खराब दूध है तो उसका आप भंडारण भी कर लोगे तो कैसे सही होगा। 5वां पॉइंट, स्वच्छ दूध को प्रसंस्करण करके, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग करके दूध के अन्य उत्पाद या दूध से बनने वाले अन्य उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट, जैसे दूध के अन्य उत्पाद जैसे पनीर, ठीक है, रबड़ी, बर्फी, कलाकंद, और भी दूध के बाई प्रोडक्ट होते हैं, छाछ, घी, बटर, ठीक है, और आपके क्या हो जाएंगे, खोया, चीज आदि की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलना। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दूध के क्या हैं, स्वच्छ दूध के क्या हैं, एडवांटेज हैं, लाभ हैं। क्योंकि अगर अपने को स्वच्छ दूध मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें अपने को अच्छी मिलेंगी। अब अपन पढ़ते हैं, देखिए कैसे स्वच्छ दूध का उत्पादन करते हैं। तो स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, स्वच्छ दूध उत्पादन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन सी बातों का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर अपन बात करें स्वच्छ दूध उत्पादन की, तो स्वच्छ दूध उत्पादन में कौन कौन सी, देखिए मैं रामायण नहीं लिखाऊंगा आपको, यहाँ जो एग्जाम में आया है वर्बली आपको समझा दूंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही है। तो पहला पॉइंट देखिए कौन सा होगा। पहला पॉइंट अपन समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क। कैसे स्वच्छ दूध उत्पादन करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क, यानी
दूध के दोहन का समय। पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क, दूध के दोहन का समय। अब देखिए, अब ऐसे तो सबको ही पता है कि गाय या भैंस हो उसके नीचे बैठिए और जो उसकी जो अयन है यानी अडर जिसको बोलते हैं या गादी जिसको देसी भाषा में बोलते हैं उसको साफ कर लीजिए, बछड़े को छोड़ दीजिए और दूध निकाल लीजिए, दूध पूरा हो गया। अब इन्हीं में अपने को, इन्हीं चीज़ों में अपने को क्या क्या ऐसी सावधानियां रखनी है जिससे अच्छे से अच्छे दूध का उत्पादन हो। तो पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग। मिल्किंग देखिए, सामान्यतः सामान्य परिस्थिति में नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, सामान्य परिस्थिति के अंदर अगर कोई भी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका 2 बार दूहन करना चाहिए। कितनी बार? 2 बार दूहन करना चाहिए। अगर कोई भी गाय है वो 10 लीटर दे रही है, 10 लीटर प्रतिदिन अगर वो दूध दे रही है तो उसका जो दोहन है, जो दोहन है वो कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 लीटर गाय वाली दूध का दोहन कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। अब ये रामायण नहीं पढ़ाएंगे, उसको साफ कर लो और इसको साफ कर लो और ऐसे कर लो और पानी से साफ रखो, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े आएंगे बच्चों, अपन पढ़ेंगे वो जो एग्जाम में आएंगे। तो 2 बार आपका दोहन करना चाहिए। अगर 10 लीटर से ज़्यादा है यानी 10 से 20 लीटर के बीच में है, प्रतिदिन का दूध है, तो उसको जो दोहन है वो दिन में कितनी बार करना चाहिए दोस्तों? 3 बार। और ऐसा कहते हैं कि 3 बार दोहन करने से जो ओवरऑल मिल्किंग मेथड है, जो ओवरऑल क्लीन मिल्क है, वो 10 से 15% बढ़ जाता है। तो 3 बार दोहन करने की वजह से 10 से 15% क्लीन मिल्किंग में वृद्धि होती है। क्लीन मिल्किंग प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये याद रखना सामान्यतः अपन कब जाते हैं और सामान्य परिस्थिति में किस पे डिपेंड करता है? दिन पे। तो 10 लीटर अगर दूध है तो 2 बार दूना चाहिए, 10 से 20 लीटर के बीच में है तो 3 बार दूना चाहिए। और 3 बार आप दूने से 10 से 15% स्वच्छ दूध उत्पादन बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? उसका कारण ये है कि अगर ज़्यादा समय तक जो दूध है गाय के अयन में रह गया, जिसको अपन अडर बोलते हैं, ये जो अडर होता है इस अयन के अंदर अगर ये दूध रह गया तो यहाँ पर थनैला रोग हो सकता है, मैस्टाइटिस रोग हो सकता है गाय के अंदर। तो ये पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, बहुत मैं आपको एकदम क्लियर कट वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। वहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि स्वच्छ दूध उत्पादन करने की विधियों का वर्णन कीजिए, ये नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूध दोहने से पहले गाय को कौन सा चारा खिलाना चाहिए? तो दूध दोहने से पहले गाय को दाना खिलाना चाहिए, कंसंट्रेट खिलाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये दूध दोहने से पहले, दूध दोहने से पहले, दूध दोहने से पहले पशुओं को दाना यानी कंसंट्रेट खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए? देखिए, इसके पीछे भी आप समझ लीजिए एक कारण है। भाई चारा भी तो दे सकते हैं अपन, सूखा चारा भी तो दे सकते हैं, रफेज भी तो दे सकते हैं। अब क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अगर अपन ने दाना गाय को दिया है तो उससे उसका जो कंसंट्रेशन, गाय सूखे को कम खाती है, 3/1 के रेशो में अपन देते हैं। ठीक है, यानी 1% अपन जो 25% हो तो गाय को सूखा चारा खिलाते हैं जब आप संतुलित आहार पढ़ोगे, और उसका 75% अपन दाना खिलाते हैं, क्योंकि दाने की पाचकता ज़्यादा होती है, जल्दी डाइजेस्ट होता है और दूध बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पर समझने लायक बात क्या है कि दाना ही क्यों देना चाहिए? क्योंकि दूध की दाने की पाचकता ज़्यादा होती है तो पशु उसको आराम से खाता है। ठीक है, तो दाने की क्या होगी?
दाने की क्या होगी, पाचकता ज़्यादा होगी। पाचकता क्या होती है, ज़्यादा, और पशु उसको आराम से खाएगा। तो पाचकता ज़्यादा होगी और पशु उसको जब आराम से खा रहा तो उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो न तो वो लात मारेगा न उछलेगा और एकदम रिलैक्स होएगा, क्योंकि मिल्क प्रोसेस जो है, मिल्किंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं अपन गैलेक्टोपोइसिस, वो भी दिमाग पे प्रभाव डालता है। अगर जैसे किसी पशु का बछड़ा मर जाता है तो वो दुआती नहीं है, या कोई पशु किसी आदमी के प्रति इतना सेंसिटिव होता है कि उसी आदमी को वो अपना दूध निकालने देता है, क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी, जो दूध है वो जानवर का कैसा व्यवहार है, दुग्ध दोहन, तो ये भी लिख सकते हो आप, जो दुग्ध दोहन है, दुग्ध दोहन है वो जानवर का कैसा व्यवहार है, दुग्ध दोहन है जो जानवर का कैसा व्यवहार है। व्यवहार की बात करें, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर यानी मस्तिष्क पर डिपेंड करता है। अब उसका ध्यान भटक गया, इसलिए अपन ने कंसंट्रेट चारा खिलाया, ठीक है, कंसंट्रेट यानी दाना खिलाया। दाना बोले तो बंटा, दाने को क्या बोलते हैं, बाटा, और बाटा जैसे खल, चूरी, दलिया, ये सारी चीज़ें अपन गाय को खिलाते हैं, ठीक है। ये संतुलित आहार के टॉपिक में विस्तार से पढ़ा देंगे, या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उससे जानवर का क्या हो गया, दिमाग भटक गया, तो उसने अच्छा दूध अपने को उत्पादित कर दिया। देखिए तीसरा पॉइंट, दोनों हाथों से दुग्ध दोहन करना चाहिए, बोथ हैंड्स, दुग्ध दोहन करना चाहिए। दोनों हाथों से दूध, जो भी दूध निकाल रहा है वो दोनों हाथों से दूध निकाले। अगर आपने एक हाथ से निकाला तो उसमें एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं रहती, और कुछ ना कुछ दूध का जो अंश है वो गाय के अयन में छूट जाता है, तो उसकी वजह से थैलेला रोग हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक हाथ से दूध कभी नहीं निकालें। कितने हाथों का यूज करें, दोनों हाथों का आप यूज करें। तो ये मेन अपने पॉइंट हो गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट की अगर अपन बात करें, दोनों हाथों से दुग्ध दोहन करना चाहिए। चौथे पॉइंट की अगर अपन बात करें, जब अपन दूध निकाल रहे हैं तो उसकी जो कुछ बूंदें हैं शुरुआत वाली, उसको बाहर फेंक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। क्यों फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो पहली जो बूंदें होती हैं दूध की, उनके अंदर बैक्टीरिया के या जीवाणुओं के बढ़ने की या उनके कंटामिनेशन के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर जीवाणु की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कच्चा दूध है जो आप निकाल रहे हो। और इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है बच्चों की, कुछ जो शुरुआत की जो दूध की बूंदें निकालते हैं, तो जो अडर होता है, जो आपका आयन होता है, उसकी जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, वो कुछ कोशिकाएं भी दूध में आ जाती हैं। तो उसकी वजह से दूध की कुछ बूंदों को अपने को बाहर फेंकना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। फ्यू स्ट्रिप ऑफ मिल्क शुड बी डिस्कार्डेड आउटसाइड दी शेड। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब दुग्ध दोहन के समय दूध के कुछ बूंदों यानी लगभग 2 से 5 ml बूंद को बाहर फेंकना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। क्यों फेंकना चाहिए, उसका कारण क्या है, क्यों फेंकना चाहिए, क्यों, क्योंकि जीवाणु की वृद्धि अच्छी होती है। तो कारण क्या है, कच्चा दूध, ध्यान से समझ लेना बच्चों, कच्चा दूध रटना नहीं है। कच्चा दूध जीवाणु की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा सबसे अच्छा
स्रोत होता है। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत होता है, इसलिए पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण की अगर अपन बात करें, पहला कारण तो ये है, कारण क्या है ये। दूसरे कारण की अगर अपन बात करें तो आयन की एपिथेलियल कोशिकाएं दूध के साथ आ जाती है। कुछ कोशिकाएं, क्योंकि दूध क्या है, सिस्टर्नी के अंदर भरा है, ऊपर टीट सिस्टन बोलते हैं और एक अडर सिस्टन बोलते हैं। तो ऊपर जो आपकी गादी है उसमें भरा हुआ है दूध, तो पूरा गाय भैंस का उसी में रहता है। तो वहाँ पर एपिथेलियम जो है आयन की, वो भी उसके अंदर रहती है, तो शुरुआत के अंदर वो निकल जाएंगी पूरी। दूसरा कारण क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं आयन की एपिथेलियम परत भी शुरुआती दूध में आ जाती है। समझा दिया आपको। जैसे ये अडर है आपका, अब ये अडर है तो ये आपकी एपिथेलियम है, मान लेते हैं अपन ये एपिथेलियम है। अब ये जो है ये वाला पोर्शन ये है अडर सिस्टन। क्या है दोस्तों, अडर सिस्टन। और ये जो नीचे है आपके ये क्या है, टीट सिस्टन। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो एपिथेलियम है इसकी कुछ कोशिकाएं, और कौन सी कोशिकाएं, मेनली अगर एपिथेलियम की कोशिका की बात करें तो मेनली अगर एपिथेलियम की कोशिका की बात करें तो वो भी मेनली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, WBC कोशिका होती हैं। क्योंकि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन सी होती है, WBC होती है। ये टीकाकरण में समझा दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब देखिए पांचवा पॉइंट जो अपना चल रहा है वो पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट कंप्लीट मिल्किंग टाइम कितना है, 5 से 7 मिनट, यानी पूर्ण दुग्ध दोहन का समय। ठीक है, तो याद रखिए पूर्ण दुग्ध दोहन का समय। ठीक है, समय कितना, 5 से 7 मिनट। ठीक है, और राइट आंसर 7 को करोगे आप। ठीक है, कंप्लीट मिल्किंग टाइम। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तभी तो आएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि पूर्ण दुग्ध दोहन कितने समय में किया जाना चाहिए। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गाय व भैंस की। क्योंकि गाय भैंस का ही मुख्यतः दूध काम में लेते हैं अपन, भेड़ और बकरी का अपन ज़्यादातर काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपको बताया मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा दूध दुह लेना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये चीज़ें बता क्यों रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए पहला तो हो गया आपका मिल्किंग मेथड। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाता है, छठवां पॉइंट, दुग्ध दोहन की सही विधि का उपयोग करना। सही विधि का उपयोग करना। अब आपको पता है दुग्ध दोहन की 3 विधियां थी। ठीक है, एक तो नकलिंग मेथड अंगूठा वाला, एक पूर्ण हस्त विधि फुल हैंड मेथड जिसमें ऐसे दूते थे, एक चूटी स्ट्रिपिंग, जिस गाय के थन छोटे होते हैं उनमें अपन चूटी से धोते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि आपको प्रयोग में लेनी है, क्योंकि आपने नकलिंग ली तो थैनेला बन सकता है और दूध भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि की अगर अपन बात करें तो कौन सी यूज में लेनी चाहिए, तो वो यूज में लेनी चाहिए फुल हैंड मेथड। ठीक है, पूर्ण हस्त विधि, ये आपको क्या करना चाहिए, उपयोग में करना चाहिए। तो ये मैंने आपको दूध के बारे में सारी चीजें बता दी कि दूध के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट अपना यही चल रहा था,
दुग्ध दोहते पशुओं को, ये वाला चल रहा था पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग। ठीक है, मिल्किंग के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट किसके बारे में आएगा? समूह की जांच। पशुओं के समूह की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, हर्ड की जांच। अब किसी भी गाय के स्वास्थ्य की जांच करना है अपने को, यानी यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आएगी कि गाय या भैंस किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, बस यही जांच है। यानी उसका सामान्य तापमान सही रहना चाहिए, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, पूरा दाना खाया है कि नहीं खाया है, ये रहना चाहिए। अगर पूरा दाना नहीं खाएगी तो पूरा दूध उत्पादन नहीं होगा। तो यहाँ एक सिंपल सी चीज़ आएगी, वो सिंपल सी चीज़ क्या आएगी? क्या आएगी? गाय, क्योंकि अपन मेनली गाय भैंसों के बारे में बता रहे हैं, गाय व भैंसों को कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी बीमारी कौन सी नहीं होनी चाहिए? जूनोटिक बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, जूनोटिक बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। जूनोटिक बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। पूरे स्वास्थ्य की जांच करनी है अपने को। क्यों? अगर जूनोटिक बीमारी हुई तो जिसको, उस गाय को जो भी व्यक्ति दुएगा उसके वो बीमारी हो सकती है। इसलिए गाय के समूह की जांच करते हैं, यानी स्वास्थ्य की जांच करते हैं। और स्वास्थ्य की जांच में अपन क्या करते हैं? सामान्यता क्या क्या जांच करते हैं? तो सामान्यतः अपन उसमें देखते हैं उसका तापमान, ठीक है, और दाना, खाना जो भी है, दाना, हरा चारा उसने खाया है कि नहीं खाया, उसका बिहेवियर, ये सब देखते हैं। उसको कोई ऐसा रोग तो नहीं है, जैसे बच्चादानी का रोग तो नहीं है। अगर मान लो गर्भाशय के अंदर पस भरी हुई है, ठीक है, तो पस भरी हुई है तो वो दूध ऑटोमेटिक कम देगी। तो कंप्लीट स्वास्थ्य की जांच आ गई। ठीक है, दाना खाने की, गर्भाशय जांच की। तो ये सारी जांचें अपन किसके अंदर करते हैं? दुग्ध दोहन से पहले करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। पशुओं के आवास, आवास बोले तो शेड, पशुओं के आवास के बारे में। स्वच्छ दूध उत्पादन करना है तो पशुओं के आवास के बारे में कौन कौन से पॉइंट देखेंगे? देखिए, पहला पॉइंट, आवास के बारे में क्या देखेंगे? जब भी आप दुग्ध दोहन करते हो तो पशुओं का जो आवास है वो क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि दुग्ध दोहन से पहले, दुग्ध दोहन से पहले पानी तथा डिसइंफेक्टेंट के साथ बाड़े को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए बाड़े को। ठीक है, गोबर और जो पेशाब है उसको अलग कर देना चाहिए। गोबर व पेशाब को बाड़े से हटाना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? आवास के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों? आवास के बारे में। वैसे पशुओं के शेड को जो डिसइंफेक्टेंट करते हैं अपन, निसंक्रमित जो करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया निसंक्रमित करना एक तरह से। ठीक
ठीक है, तो वो अपन किससे करते हैं, वो अपन करते हैं सनरेज से, सूर्य के प्रकाश या सोडियम हाइपोक्लोराइट से भी कर सकते हो आप। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक तो क्या होता है, जो सजीव की सतह पर लगाए जाते हैं, जैसे मैं जिंदा हूँ। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे इस ब्लैक बोर्ड को आपने साफ़ कर दिया कोई भी पदार्थ लेके, या आपने आपके खिड़की दरवाजे साफ़ कर दिए, तो अब एनिमल का वहाँ पर क्या होगा, या तो उनका ठाण होगा जिसमें वो आप दाना डालते हो, या पानी का बर्तन होगा जिसमें आप उनको दाना डालते हो, या नीचे वाली मिट्टी होगी जो समय समय पर चेंज कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो उससे गंदगी कम होगी, गंदगी कम होगी तो स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा। और आप बड़े में क्या क्या कर सकते हो, मक्खी मच्छर, जूं व चीचड़ आदि को पशु बाड़े से हटाना। क्यों, क्योंकि मक्खी मच्छर जूं ये काफ़ी क्या है, ये काफ़ी संक्रामक बीमारियां फैलाते हैं। मक्खी मच्छर और ये जो होते हैं वो काफ़ी आपकी संक्रामक बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी का सोर्स होते हैं, ये संक्रामक बीमारियों को फैलाते हैं। क्यों क्यों करना चाहिए, कारण क्योंकि संक्रामक बीमारियों के वाहक होते हैं, जैसे डिप्थीरिया हुआ। ठीक है, ये वाहक होते हैं संक्रामक बीमारियों, जैसे डिप्थीरिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, पेचिस हुआ, ठीक है, चेचक हुआ। ये इन सब बीमारियों के वाहक होते हैं, यानी एक पशु से दूसरे पशु में ये बीमारी फैला सकते हैं। जैसे खून मूतना हुआ, तो संक्रामक बीमारियों के ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं, इसलिए इनको भी वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पशु बाड़े के बारे में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात और आती है कि जब आपने दूध दो लिया, तो दूध दोहने के बाद जानवर को कितने समय तक खड़ा रखना चाहिए। ठीक है, तो जानवर को कितने समय तक खड़ा रखना चाहिए, तो जानवर को लगभग 1 से 1.5 घंटा खड़ा रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपने दूध दे लिया और जानवर बैठ गया, तो जानवर जैसे ही बैठ जाएगा तो उसकी जो थन वाली जो नीचे वाली नली है उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये काम की चीज़ आपके, तो यहाँ मैं नोट में लिखा देता हूँ कि दुग्ध दोहन के पश्चात, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, जानवर को 1 से 1.5 घंटे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत बैठने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिए, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ेगा वो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि उसकी जो थन है और जो उसकी नीचे की नली है वो क्या खुली रह जाती है, तो जीवाणु आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए लगभग 1 से 1.5 घंटे उसको बैठने नहीं देना चाहिए। तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, 1 से 1.5 घंटे उसको बैठने नहीं देना चाहिए। यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, जानवर को दुग्ध दोहन से पहले हरा चारा अथवा साइलेज नहीं खिलाना चाहिए,
क्यों नहीं खिलाना चाहिए? क्योंकि साइलेज क्या होती है, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखना क्या होता है, साइलेज होता है। क्या होता है दोस्तों? हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखना। ठीक है, तो हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखना। ठीक है, तो क्यों नहीं खिलाना चाहिए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर ये आपने जानवर को खिला दिया दूध दोहने से पहले, तो जानवर में किण्वन होगा, तो उसके अंदर, दूध के अंदर क्या आती है? बदबू आती है। तो ऐसा करने से क्या होगा? जानवर में क्या आएगी? बदबू आती है। इसलिए आपको साइलेज नहीं खिलाना चाहिए। हे आप खिला सकते हो। हे क्या होता है? सूखे चारे को संरक्षित करने का तरीका। तो हे आप खिला सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइलेज कभी भी जानवर को नहीं खिलाना चाहिए। जब अब आप संतुलित आहार पढ़ोगे, जब आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे कि साइलेज क्या होता है और हे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक आप ध्यान रखिए, जो पशुओं का बाड़ा होता है उसके अंदर बेडिंग मटेरियल, जो नीचे बिछावन है, वो समय समय पर बदलता रहना चाहिए। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि पशुओं के बाड़े में बिछावन को बोलते हैं बेडिंग मटेरियल। बेडिंग मटेरियल समय समय पर बदलना चाहिए, जिससे क्या नहीं होगी? गंदगी नहीं होगी। बदलना चाहिए, जानवरों के समय समय पर बेडिंग मटेरियल बदलना चाहिए। और जानवर का जो बाड़ा होता है, नीचे जो सरफेस होती है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, फिसलने वाली। तो ये कह सकते हैं पशुओं के बाड़े की जमीन या सतह या फर्श फिसलने वाला, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। स्लिपरी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ गई यहाँ पर बात। तो ये तो अपन ने देख लिया आवाज़ से संबंधित, उसकी जांच पशुओं के बाड़े की, और क्या क्या दूध निकालना चाहिए और उससे पहले क्या क्या देना चाहिए। अब अपन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आ जाते हैं कि किस प्रकार के बर्तन में निकालना चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार के बर्तन में नहीं निकालना चाहिए, और उसको कहाँ संरक्षित रखना चाहिए, और जो पशु का जो अडर धोते हैं अपन दूध निकालने से पहले, तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो अब जो पांचवा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था देख लेते हैं एक बार। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। तो चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट, जानवर के अयन के बारे में। अयन बोले तो अडर के बारे में। अब अयन के बारे में क्या क्या सावधानी रखोगे आप? तो अयन के बारे में जो अपन सावधानी रखते हैं, वो अयन के बारे में क्या क्या रखते हैं दोस्तों, कि दुग्ध दोहन करने से पहले जानवर का जो अयन होता है उसको साफ सुथरा करना है, यानी हल्के गुनगुने पानी से धोना है, ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि दुग्ध दोहन से, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, दुग्ध दोहन से पहले अयन को अच्छे गुनगुने पानी से धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। ये अडर के बारे के अंदर एक अच्छी चीज़ होगी। दूसरी चीज़, बछड़े को चुंगाने के बाद भी उसको धोना चाहिए एंटीसेप्टिक से, जो अपन नॉर्मली नहीं करते हैं। जैसे बछड़ा चुंगा, ठीक है, उस समय आप क्या करते हो,
पहले उसको ड्राई करते हो, थोड़ा गीला करते हो, जानवर के जो थन होते हैं उनको गीला करते हो, उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। अब ये रामायण लिखाने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। उसको सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब बछड़ा चूंग ले उसके बाद भी जानवर के जो थन है उनको साफ करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि बछड़े को बछड़े के मिल्क सकल सकलिंग यानी चूसना, मिल्क सकिंग, चूसने के बाद भी थनों को अच्छे से साफ करना चाहिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है यहाँ पे, जो मैं आपको अलग पेन से लिख रहा हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि कंप्लीट दुग्ध दोहन के बाद टीट डिपर से गाय के दूध को डुबाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट के अंदर ये चीज़ लिख सकते हैं कि पूर्ण दुग्ध दोहन के बाद टीट डिपर में थन को डुबाना चाहिए। डुबाने से क्या होगा, जो टीट डिपर होता है उसके अंदर एक रिएजेंट होता है जिसको अपन सिंपली पोविडीन आयोडीन बोलते हैं, यानी एंटीसेप्टिक होता है। कितने परसेंट होता है? 0.5%। याद रखना बच्चों, कितने परसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीट डिपर में अपन थन को ऐसे डुबा देते हैं जिससे उस थन की जो सरफेस होती है उस पर एक परत बन जाती है, तो अब जीवाणु के संक्रमण का खतरा कम रह जाएगा। तो पूर्ण दुग्ध दोहन के बाद टीट डिपर में थन को डुबाना चाहिए। अब इस टीट डिपर के अंदर होता क्या है, होता क्या है भाई, होता क्या है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0.5% पोविडीन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। और पोविडोन आयोडीन जो ये है, ये क्या है, एक तरह की एंटीसेप्टिक। जो अपन सजीव सतह पर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल कर आ गया है दोस्तों कि 0.5% टीट डिपर में, ठीक है, टीट डिपर के अंदर कितने परसेंट पोविडीन आयोडीन होता है, 0.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीट डिपर को उसके बाद उसमें डुबाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, पांचवें पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा, अब बस खत्म होने वाला है ये जल्दी। पांचवें पॉइंट की बात करें तो गाय के आयन की जांच। अब गाय के आयन की जांच भी करनी चाहिए अपने को कि उसके अंदर बीमारी है कि नहीं है। तो गाय के आयन की जांच अपन दो तरीकों से करते हैं, ठीक है। गाय के आयन की जांच जो है अपन दो तरीकों से करते हैं। पहला, इसके अंदर जो पहला है उसके अंदर अपन यूज करते हैं कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। क्या यूज करते हैं? कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट ये अपन यूज करते हैं जांच के लिए। जो पहला टेस्ट है वो CMT इसको बोलते हैं, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, CMT। तो इसके अंदर क्या होता है आपको यहाँ पे डायग्राम में बता देता हूँ। ये देखिए, ये CMT है आपका। तो यहाँ पर ये 4 स्ट्रिप है आपकी, ये 4 स्ट्रिप है। तो इसके अंदर तो जो आपका दूध जाएगा लगभग 2 से 5 ml दूध, कितना, 2 से 5 ml। तो ये जो पहली स्ट्रिप है इसके अंदर होना चाहिए, आपको पता है जो आयन होता है वो 4 भागों में बटा होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, 2 भाग हो गए, आगे का और पीछे का, ठीक है। तो इसमें चारों थनों का, इसमें पहले टीट का, इसमें दूसरे टीट का, और इसमें तीसरे टीट का, और इसमें चौथे टीट का, चारों थनों का 2 से 5 ml क्या डालना चाहिए, दूध डालना चाहिए। जैसे राइट 4 क्वार्टर इसको अपन बोल सकते हैं, थोड़ा हिंदी में मेरी दिक्कत है, राइट 4 क्वार्टर,
यानी दाहिना आगे के आगे वाला, और इसको बोल सकते हैं राइट हाइंड क्वार्टर, और इसको बोल सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हाइंड क्वार्टर, और इसको बोल सकते हैं लेफ्ट फोर क्वार्टर, आगे वाला। ठीक है, अब इसमें 2 से 5 ml अपन दूध लेंगे चारों थनों में अलग अलग। अब चारों थनों में अलग ले लिया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। चारों थनों में आपने अलग अलग दूध ले लिया, और अलग अलग लेने के बाद इसके अंदर क्या मिलाएंगे, यहाँ पर क्या मिलाएंगे, CMT रिएजेंट। CMT रिएजेंट अभिकर्मक जो मिलाते हैं वो रिएजेंट ये मिलाते हैं CMT, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस रिएजेंट ही इसका नाम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैसा आ गया, ब्लूइश कलर का, हल्का सा नीला आ गया, और यहाँ से हल्का सा रेडिश आ गया। तो मेनली यहाँ पर अपने को पता चल गया कि इस गाय का जो दूध है वो अपने काम का नहीं है, यानी इसके थैलेला बीमारी हो चुकी है। बाहर से अपने को साफ दिख रहा था, दूध बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इस रिएजेंट को इसके अंदर मिलाया तो आपको दूध ऐसा दिखने लग गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल आपको क्लियर कट दिखने लग गया। तो इस प्रकार का जो CMT टेस्ट होता है वो मुख्यतः सब क्लिनिकल थैलेला रोग के लिए करते हैं, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस रोग के लिए करते हैं। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में क्या होता है, बाहर से न तो दूध में कोई बदबू आती है, दूध का कलर भी सही होता है, दूध फटता भी नहीं है, अपने को लगता है गाय दूध सही दे रही है, तो उस कंडीशन में अपन इसकी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो गाय के लिए अपन CMT टेस्ट करते हैं वो ये आना चाहिए। और इस CMT टेस्ट के अंदर अपन मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं देखते हैं, WBC कोशिका देखते हैं, सोमेटिक सेल काउंट, जो WBC कोशिका जिनको कहते हैं। तो उनकी संख्या 2 लाख से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा आ गई तो इस प्रकार का दूध पीने योग्य नहीं है। तो कितनी संख्या, 2 लाख, ये याद जरूर रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, चारों का दूध लिया, चारों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अगर इनका कलर चेंज हो गया तो ये दूध पीने लायक नहीं है। तो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो, तो इससे स्वच्छ दूध का उत्पादन नहीं होगा। तो अब पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने देखा कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। तो ये कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सब क्लिनिकल थैलेला रोग के लिए, सब क्लिनिकल थैलेला रोग के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर करते क्या है भाई, इसके अंदर क्या होगा, दूध का क्या होगा, रंग गाढ़ापन क्या हो जाएगा, गाढ़ापन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो शुरुआत के अंदर ही ये अपन कर लेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर अपन जो देखते हैं वो कंप्लीट सोमेटिक सेल काउंट देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट सोमेटिक सेल काउंट देखते हैं। क्या देखते हैं, कंप्लीट, या तो यहां लिख देता हूं, इस जो मास्टाइटिस है इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, कंप्लीट सोमेटिक सेल काउंट कितनी हुई पर ml, ये या पर ग्राम, यानी 1 ml दूध के अंदर अगर 2 लाख, सोमेटिक सेल का मतलब कौन सी हो गई, WBC। अब आप कहोगे सर कहाँ से आएंगी, मैंने बताया था ना शुरू के अंदर एपिथेलियम से थोड़ी थोड़ी नीचे आएंगी। तो कंप्लीट सोमेटिक सेल काउंट अपन देखते हैं 1 ml या ग्राम दूध के अंदर, अगर उसकी मात्रा कितनी आ जाए, 2 लाख, तो ये तो क्या है, सामान्य है। तो 2 लाख आ जाए अगर उसकी संख्या तो सामान्य दूध है। ये कैसा होगा, सामान्य दूध। अगर 2 लाख से ज़्यादा आ जाए, 2 लाख से अगर 2 लाख से ज़्यादा हो तो दूध कैसा होगा, असामान्य, और इस प्रकार के दूध को पीने योग्य नहीं माना जाता, यानी नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन, पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं माना जाता, नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन।
नॉट सूटेबल, सूट नहीं है, फॉर कंजप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आई है कि सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, एसपीसी काउंट कितना होना चाहिए, एससीसी कितना होना चाहिए, सोमेटिक सेल काउंट कितना होना चाहिए, 2 लाख। तो ये आप याद रखें। अब इसमें पहला पढ़ लिया कैलिफोर्निया, दूसरा पढ़ते हैं। अब दूसरे की अगर अपन बात करें बी, यहाँ पर बी बात करें तो अपन यहाँ पर बात करेंगे कच्चे दूध की। अगर दूसरे की बात करें तो अपन यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कच्चे दूध का जीवाणु वैज्ञानिक मापन, जीवाणु वैज्ञानिक मापन, और ये किस में देखेंगे, प्रति ml और प्रति ग्राम में। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, ठीक है, या एसपीसी टेस्ट। अब इसके अंदर अपनी क्या है, टोटल 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी क्या है, किस में मापते हैं, प्रति ml प्रति ग्राम, यानी 1 ml दूध में कितनी, इसकी 4 कैटेगरी है। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ जीवाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेड कि कैसे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे दिया, जीवाणु की संख्या, अगर जीवाणु की संख्या 2 लाख से कम है, ये देखिए ये इधर मुंह फाड़ रहा है, इसका मतलब ये 2 लाख इससे कम है। यानी जीवाणु की संख्या अगर 1 ml दूध में, कितना ml, 1 ml दूध, या आपका 1 ग्राम दूध, 1 ग्राम दूध या 1 ml दूध में जीवाणु की संख्या 2 लाख से कम है, इसका मतलब है कम। इधर मुंह फाड़ रहा मतलब यहाँ कोई चीज़ होगी बड़ी होगी, नहीं 2 से कम, तो उसका ग्रेड हो जाएगा वेरी गुड। यानी वो दूध जो होगा वो कैसा होगा, बहुत अच्छा। कैसा दूध होगा वो, बहुत अच्छा। तो 1 ml दूध के अंदर 2 लाख से कम अगर जीवाणु है तो वो बहुत अच्छा होगा। अब आप कहोगे साहब 2 लाख से कम भी है तो भी जीवाणु पी रहे अपन, जीवाणु कुछ होते हैं क्योंकि अडर की जो एपिथेलियल है वो आती है, लेकिन वो अपने लिए नुकसानदायक नहीं होते। इस प्रकार का दूध बहुत ही अच्छा होता है। अगर अपन देख लें कि 2 लाख से 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ठीक है। अगर अपन देख लें 2 लाख से 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, ठीक है। 2 और 3 5 जीरो हैं, और यहाँ पे 3 और 2 5 यानी 6, यानी 2 लाख से 10 लाख के बीच, ठीक है, 2 लाख से 10 लाख के बीच, ठीक है, बिटवीन, बीच। तो इस प्रकार का जो दूध होगा वो गुड, कैसा होगा, अच्छा दूध होगा वो। सबसे अच्छा तो कौन सा होगा, ये वाला। तो इस प्रकार का दूध मिलेगा तो ऑटोमेटिक स्वच्छ दूध का उत्पादन हो जाएगा। अगर अपन बात करें तीसरी रेंज की, 10 लाख से, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से लेकर 50 लाख, ठीक है। अगर ये कैटेगरी हो बिटवीन, तो इस प्रकार का जो दूध होगा वो फेयर, फेयर यानी हल्का, ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक है। और अगर अपन बात करें, अगर मोर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ज़्यादा,
होगा तो इस प्रकार का दूध होगा वो पुअर, बहुत घटिया, बहुत घटिया। ये जो दोनों प्रकार के दूध हैं, वेरी गुड और गुड, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, 1 ml दूध के अंदर अगर 2 लाख से ज़्यादा जीवाणु की संख्या है तो बहुत अच्छा दूध माना जाता है। अगर 2 लाख से 10 लाख के बीच में तो अच्छा दूध माना जाता है। ये दोनों अपन उपभोक्ता यूज कर सकता है, इन दोनों को उपभोक्ता यूज नहीं कर सकता। यानी ये जो दोनों प्रकार के दूध हैं, ये वाले जो दोनों प्रकार के दूध हैं, ये वाले उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ, ये उपभोक्ता के लिए यूज कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, और स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे हो सकता है। लास्ट छठा दूध उत्पादन है मिल्कर्स। दुग्ध दोहन करने वाले से संबंधित बातें, जो दुग्ध दोहन करता है उससे संबंधित बातें, यानी मिल्कर्स, जो दूध दोहता है उससे संबंधित बातें। तो जो दूध दोहता है उससे संबंधित बातें कौन कौन सी होनी चाहिए। दुग्ध जो दूहता है, जो आदमी दूहता है, उसके हाथ साबुन से धुले होने चाहिए। यानी दुग्ध दोहन से पहले, दुग्ध दोहन से पहले साबुन से हाथ साफ। सेकंड की अगर अपन बात करें तो जो मिल्कर्स है, यानी जो दुग्ध दोहन करने वाला है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जूनोटिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे टीबी हो या सेप्टिक थ्रोट हो, ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गाय में फैल सकती है। मैंने आपको मेन चीज़ पिछले वाले लेक्चर में करवा दिया था। तो दूसरी चीज़ ये आएगी कि मिल्कर को या दुग्ध दोहन करने वाले को, दुग्ध दोहन करने वाले को कोई संक्रामक अथवा जूनोटिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और क्या क्या खास बात याद रखे, वो साबुन से हाथ धो लिया, ठीक है, और उसको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। दुग्ध दोहन करते समय उसको छींकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, और तंबाकू, गुटखा या सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो ये भी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। दुग्ध दोहते समय मिल्कर को छींकना व खांसना है, कफिंग और स्नीजिंग, खांसना नहीं चाहिए। दुग्ध दोहते समय मिल्कर को तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और कपड़े कैसे पहनने चाहिए भैया, साफ सुथरे। बिल्कुल सिंपल रामायण सी है। मिलकर के कपड़े कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे। तो ये मिल्कर्स के बारे में हो गई, जो दुग्ध दोहन कर रहा है उसके बारे में ये चीज़ हो गई कि उसको ये चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए किस प्रकार के बर्तन में धोना चाहिए। तो जो दुग्ध दोहन करता है, तो लास्ट आपका है 8वें नंबर का पॉइंट, देख लेते हैं 7वें नंबर का पॉइंट, 7वां पॉइंट, दुग्ध दोहन में काम आने वाले बर्तन। ठीक है, बर्तन को बोलते हैं यूटेंसिल।
ठीक है। अब देखिए दुग्ध दोहन में काम आने वाले बर्तन कौन से होने चाहिए, दुग्ध किस प्रकार के बर्तन में दूना चाहिए, तो दुग्ध स्टीनलेस स्टील के बर्तन में दूना चाहिए, स्टीनलेस स्टील के बर्तन में दोना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। अब और बात करें तो किस प्रकार के बर्तन में नहीं दूना चाहिए, तांबे के बर्तन में दूध को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस दूध के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम है और उससे रिएक्शन होती है, मेलियार्ड रिएक्शन होती है, वो आपको याद नहीं रखना चाहिए। उस बर्तन ये याद रखना, सबसे अच्छा बर्तन स्टील का। कौन सा बर्तन सूटेबल नहीं है, तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आगे बर्तनों से संबंधित। तीसरा पॉइंट, जो स्टीनलेस स्टील बर्तन होते हैं उसका जो आकार होता है ऊपर की तरफ वो कैसा होना चाहिए, गुंबद नुमा, ऐसे चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुग्ध दोहन के समय गाय या भैंस आपकी हल्की फुल्की हिल भी सकती है, या अगर वो चमक जाए, कोई और आ जाए वहाँ पर, तो उससे उसमें धूल मिट्टी आदि जाने के चांस ज़्यादा रहने चाहिए। तो आकार की बात करें तो ये भी याद रखना, स्टीनलेस स्टील के बर्तन, स्टील के बर्तन का आकार कैसा होना चाहिए, गुंबद नुमा, गुंबद नुमा, डोम शेप। तो देखिए बर्तनों से संबंधित 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। स्टीनलेस स्टील में दूना चाहिए, तांबे के बर्तन में नहीं दूना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, वो उससे अभिक्रिया करता है जिसको मेलियार्ड अभिक्रिया कहते हैं, और कुछ समय पश्चात वो दूध है जो फटना शुरू हो जाता है और वो अपने कॉपर टॉक्सिसिटी भी कर सकता है क्योंकि चिपकने लग जाता है, यानी तांबे की एक लेयर जो है धीरे धीरे दूध में मिक्स हो जाती है। ये आपको याद नहीं रखना, बस इतना सा ही याद रखना है कि तांबे के बर्तन में दूना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि उसका आकार कैसा होना चाहिए, गुंबदनुमा होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो अगर अपन पढ़ेंगे बर्तन से संबंधित ये है, तो दूध धोने से पहले इनको डिसइंफेक्टेंट से साफ करना चाहिए, अभी मैंने बता दिया। तो बर्तनों को किससे धोना चाहिए, सोडियम, ये स्टैंडर्ड किताब से बता रहा हूँ मैं आपको, डिसइंफेक्टेंट तो और भी होते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। और भी होते हैं आपके डिसइंफेक्टेंट, अपने को उनमें नहीं जाना है, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। तो बर्तनों के बारे में मैंने आपको 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी। अब आज का जो लास्ट है वो है संरक्षण। दुग्ध संरक्षण, दुग्ध संरक्षण कैसे करना चाहिए, यानी आपने दुग्ध निकाल लिया, दूध निकाल लिया गाय से, अब उसके लिए ऐसे थोड़े है कि आपने दूध निकाल लिया और उसको कहीं पे भी रख दिया। तो गर्मियों के अंदर सामान्यतः ठंड के मौसम होते हैं, विंटर सीजन होता है, उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन गर्मियों के अंदर अपन जो दुग्ध का बर्तन होता है उसके आसपास दुग्ध को अपन आइस क्यूब्स के साथ रखते हैं जिससे वो ठंडा रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था दुग्ध संरक्षण में कि गर्मियों में दुग्ध के बर्तन के पास हल्के आइस क्यूब, बर्फ के टुकड़े पास रखना चाहिए। सर्दियों में ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट है नहीं, सर्दियों में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है दुग्ध संरक्षण के लिए।
तो ये जो अपन ने दुग्ध संरक्षण के बारे में देखा, लगभग ये अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि दुग्ध संरक्षण के लिए क्या, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट क्या, ये सारी चीज़ें अपन ने आज के लेक्चर के अंदर देख ली। तो इन सारी चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो स्वच्छ दूध उत्पादन बढ़ेगा। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पिछली बार स्वच्छ दूध उत्पादन क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ CMT रिएजेंट, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है, बर्तन है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, और ये जो साइज है वो कैसी है, आकार कैसा है, गुंबद नुमा, ठीक है। और ये बर्तन किसका है, स्टील का, ठीक है। ये देखिए ऐसे कैंस होते हैं, यानी यहाँ पर आकार देखिए गुंबद नुमा, ताकि धूल मिट्टी और आदि चीज़ें नहीं पड़े। ज़्यादा दूध को स्टोर करने के लिए इस प्रकार के बर्तन उपयोग में लेते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट क्या है कि जब भी आप दुग्ध इन बर्तनों के अंदर डालते हो तो उससे पहले साफ कपड़े से छानना चाहिए, यानी साफ कपड़े व छलनी से दूध को छानना चाहिए। क्यों छानना चाहिए? ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी के जो कण हैं वो क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। और लास्ट देखिए टीट डिपर, ये क्या है, मैंने आपको बताया बछड़ा चुंगाने के बाद जो टीट होते हैं, थन होते हैं, उसको किस में डुबाना चाहिए, टीट डिपर में। टीट यानी थन, डिपर यानी डुबाना। और इसके अंदर क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, 0.5% पोविडीन आयोडीन। और भी चीज़ों का ये आता है, लेकिन मुख्यतः जो एंटीसेप्टिक यूज लेते हैं वो कौन सा यूज लेते हैं, 0.5% आयोडीन यूज लेते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सारा आज अपन ने पढ़ लिया है स्वच्छ दूध उत्पादन। तो यहाँ पर आपका स्वच्छ दूध उत्पादन के 2 क्लास हो गई हैं, वो पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट वाइज बताया है, ठीक है, कि सबसे पहले अपने को किसका ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य की जांच, फिर दूध का तरीका, कंसंट्रेट कब देना चाहिए, गाय को कितनी देर खड़ी रखनी चाहिए दूध के बाद, फिर पशुओं का आवास, फिर मिलकर जो दूध दो रहा उससे संबंधित चीज़ें, फिर दूध की जाँच जो अपन फील्ड लेवल पे कर सकते हैं वो, उसके बाद बर्तन कौन कौन से उपयोग में लेने चाहिए, ऐसे पॉइंट वाइज बताए हैं। रामायण नहीं लिखा, ये केवल पॉइंट लिखा है। तो अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे वेट इनोवेशन क्लासेज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना। बहुत ही अच्छी आपकी यहाँ फैकल्टी है जो पढ़ा रही है, एक एक टॉपिक क्लियर करके अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डिटेल से पढ़ा रहे हैं, हिंदी और हल्के से इंग्लिश शब्द अच्छे से लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।